विश्वविद्यालय इलाहाबाद में सुरक्षा में अर्धसैनिक कब से लगे? मुलायम सिंह जी के समय में एक बार छात्रवादी यूनियन सभा ने हल्ला बोल किया था, वहां के जजों के चैम्बर में लोग घुस गए थे, वहां के रजिस्ट्रार ने सेना बुला ली थी। उसके बाद सेना जब निकल पड़ी वहां की सुरक्षा के, सभी लोग भागे। तब से वहां का सुरक्षा अर्धसैनिक बल करते हैं। अब इनसे जरा पूछिए कि सेना वहां हाईकोर्ट में बुलाई गई थी सुरक्षा के लिए थी? नहीं बुलाई गई थी, इन्हीं के साथ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री कार्य में बुलाई गई थी। अब आप बताइए कौन फेल हुआ? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी की सरकार। जरा पिछड़ा अधिकार देख के बात किया करे, हवा हवाई चर्चा मत किया करे। धन्यवाद। देखिए, माँ और बहन की गाली सुन लिए। इनके नेता भी यही गाली देते हैं। एएनआई पे सुने थे ना आप? सुन लिए? ये लाइव ऐसे कैसे बिना एडिट करे हुए इसको अपलोड करिएगा पाठक जी। ये जा रहा है लाइव। ऐसा ही जाने दीजिएगा, ऐसा ही जाने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं का चरित्र जनमानस को जानना चाहिए कि इनके यहाँ कोई नए नेता नहीं, जो वरिष्ठ नेता हैं। और इनके बारे में तो आपने मुझे जानकारी इसी पटल पे इनके माध्यम से सुना था। ये किसान नेता हैं और बहुत वरिष्ठ और पुराने नेता हैं। सोचिए, माँ और बहन कैसे कैसे, मतलब मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता, वो डिबेट में वो यूज कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मदांध हो चुकी है। इसीलिए इनको पीडीए बाहर करेगा 2027 में। इनकी हैसियत जनमानस जान चुकी है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो टेक्निकल सवाल किया था उसके जवाब में, इनको यही नहीं पता है कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है और सेना क्या होती है। इनको यही नहीं पता है, तो ये क्या बोलेंगे उस पर? ये कह रहे हैं प्रयागराज में सेना लगा दी गई क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने मांगा है। आपको पता है कि सेना को रिक्विजिशन देने के बाद और सिविल में डिप्लॉय करने के क्या पैरामीटर्स हैं? इनकी सरकार में कोई नहीं जानता होगा। सेना के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अटल बिहारी जी की सरकार में बार बार सेना अध्यक्ष पे यह दबाव डाला जा रहा था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया में सेना कुछ एरिया टेक ओवर कर ले। भारतीय सेना ने साफ मना कर दिया कि हमको सरहद पर रहने दीजिए, क्योंकि हम जब सरहद पर खड़े होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो इस तरफ है वो दोस्त है और जो उस तरफ है वो दुश्मन है। जो इस तरफ है हम उसके साथ खाना और पानी बांटते हैं, जो उस तरफ है हम उसको गोली देते हैं। आप हमको छत्तीसगढ़ और झारखंड में भेजेंगे, हमारे सामने जो आएगा हम उसको शूट एट साइट के ऑर्डर देंगे, वो उसको मार देंगे। भारत के नागरिक को आप चाहते हैं कि सेना का जवान गोली मारे? इसलिए छत्तीसगढ़ और झारखंड का मसला आप अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस से सॉल्व कीजिए। इंडियन आर्मी इंटरनल एरियाज में कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हम जब जाते हैं तो या तो हम दोस्त देखते हैं या दुश्मन देखते हैं, तीसरी कैटेगरी हमारी किताब में नहीं। अब वो सेना अगर आप प्रयागराज में भेज देंगे तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। अगर कुंभ जैसी यात्रा में अगर यही कर सकते तो ये सेना ही डिप्लॉय कर देते। लेकिन मैं 2-3 मसले आपको बता देता हूं कि इनकी हैसियत पता चल जाए कि इनकी क्या बस का है। आज विनीश फोगाट का मैच चल रहा है इस समय दिल्ली में। रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की कंपनियां डिप्लॉयड हैं उस स्टेडियम के चारों तरफ। इनकी दिल्ली पुलिस की हैसियत नहीं है कि विनीश फोगाट के मैच में स्टेडियम में प्रोटेक्शन दे सके। और दूसरा उदाहरण बताता हूं, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो बिटिया विनेश कुमारी मेरे जिले की है जो वहां शहीद हुई थी। और उसके बाद से लोकसभा और जो संसद है उसकी प्रोटेक्शन की पावर भी पैरामिलिट्री फोर्स के पास चली गई। तो जो लोग दिन रात दिल्ली में तांडव करते थे दिल्ली पुलिस लेकर के, वो दिल्ली के संस्थानों की सुरक्षा नहीं करवा पा रहे हैं दिल्ली पुलिस से, तो जिम्मेवार होम मिनिस्ट्री नहीं है क्या? क्या होम मिनिस्ट्री इस बात की जिम्मेवारी लेगी क्या कि उनकी पुलिस का फेलियर है वहां पर? और आप उस सेना से जिसने छत्तीसगढ़ और झारखंड जाने से मना कर दिया था देश की जनमानस के हित में, अब आप उनसे चिट्ठी आई है, संदेशा लाया है, ये ड्यूटियां करवाना चाहते हैं देश के अंदर। तो सरहद पर लड़ने के लिए क्या इनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथियों को भेजेंगे डिप्लॉयमेंट पे? जो माफी वीर पूजक हैं, जो माफी वीर के लिए भारत रत्न मांगते हैं, ऐसे कायराना व्यवहार वाले लोगों को भारत की सरहद पर, भारत चीन सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर भेजेंगे? भेज दीजिए और सेना को वापस बुला लीजिए, वो आपके एग्जाम कराएंगे और आपकी चिट्ठियां हवाई जहाजों से लेके जाएंगे। आपको दिक्कत सिर्फ ये है
आम जनमानस और नौजवान को पता चल गया है आपके सरकार के मंत्री नकारा हैं। वो अपने विभाग का एक छोटा सा चिंदी सा 365 दिन में एक हफ्ते वाला काम नहीं कर पा रहे हैं और आपके सेना के चरणों में जाके चरणागत होकर सेना से सहयोग मांग रहे हैं। सेना एक इतना अनुशासित संगठन है कि वो कभी भी पटल पे, सार्वजनिक पटल पे आके कोई बात नहीं रखता। वो सिर्फ कैबिनेट मीटिंग में और इंटरनल मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन रखते हैं। तो अगर आप उनसे निवेदन करेंगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन जनमानस देख रहा है ना कि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप जब सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से चर्चा होती है और आपसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं तो आप कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, आप गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो ये पीडीए का जनमानस देख रहा है और अभी 8 महीने बचे हैं। यही जनमानस आपको सड़क पे नीचे उतार के सिंहासन से खड़ी करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये पाकिस्तान की तरह राजतंत्र और सेना के शासन का देश नहीं। और आपके जनमानस को डिबेट पे ये जाना चाहिए। मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा, मेरा काम नहीं है, आप थंबनेल भी इसका ठीक बनाइएगा, उसकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन भी ठीक कीजिएगा, ताकि जनता और जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं का असली चाल, चरित्र, चेहरा पता चलना चाहिए। जी पाठक जी। नहीं, ये तो भाई भाषा की मर्यादा का सबको ख्याल रखना चाहिए था। कल ही इस मंच पे पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जुड़े थे, वो कह रहे थे जब देखिए भाषा आपकी तभी बिगड़ती है जब आप सच नहीं बोलते। गाली गलौज की भाषा आप कर रहे हो वो भी सार्वजनिक मंच पे, इससे तो पता चलता है कि चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कैसी है। ये तो जनता देख रही है। और आपने कहा कि आप सवाल मत पूछो, ये सवाल पूछने का अधिकार तुमको संविधान ने दिया है। मैंने पाठक जी आपको सलाह दी थी कि भाजपाइयों से सवाल मत पूछिए, उनको पसंद नहीं है सवाल, आप मानना नहीं चाहते हैं। अरे भैया, मैं तो भाजपाइयों को बुलाता हूं कि भैया तुम भी आओ, तुम्हारी भी बात जनता सुने। आप चोर से पूछेंगे चोरी क्यों की और सार्वजनिक पटल पे पूछेंगे चोरी क्यों की, तो वो आपको गालियां ही देगा, जवाब थोड़ी देगा। वो कैसे बताएगा कि उसने चोरी की? इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना कि एयरफोर्स क्या क्या करेगा। अब जनता सवाल पूछेगी ना पाठक जी, इनके जवाब सवाल छोड़ दीजिए, अब जनता जवाब देगी इनके सवालों का। आप देख लीजिए वो समय आ रहा है। जनता जब तक इनका चाल चलन नहीं देखेगी सार्वजनिक जीवन में, तब तक कैसे सवाल पूछेगी? जब इनके भूतपूर्व सांसद ने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, जब वो बयान वायरल हुआ तभी ना जनता को समझ में आया कि इनको 400 सीटें नहीं देनी है और सांसद महोदय को हरा दिया अयोध्या में। तो ये बातचीत जो है वो टीवी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, ये सोशल मीडिया के जरिए जाएगा। तो शुभकामनाएं पाठक जी, ऐसे ही कठिन सवाल पूछिए, ये आपका नैतिक दायित्व भी है, आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है, कर्तव्य भी है, और आपको बहुत बहुत बधाई। हमको तो भाई, हम तो बचपन से सवाल पूछते आए हैं। हम अगर कोई बच्चा पैदा होगा अपनी माँ से नहीं पूछेगा, पिताजी से नहीं पूछेगा कि ये क्या है, तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। जब हम सवाल पूछते हैं तभी तो हमारा मानसिक विकास होता है। और हम मीडिया में क्यों कर रहे हैं? हमको सवाल पूछना है, सिस्टम से सवाल पूछना है, इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमें कोई शौक भाई, हम अब उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? आप एयरफोर्स का काम है एग्जाम दिलवाना, एग्जाम का पेपर पहुंचाना। इस चीज के लिए देश के टैक्सपेयर का पैसा लगा है कि एयरफोर्स को हम ट्रेंड करें। इतने मतलब जो हमने देश की सुरक्षा के लिए कई हजार करोड़ के विमान खरीदे, इसलिए खरीदे हैं कि एक नकारा सिस्टम हो गया। जो अब सबसे बड़ी बात तो नीट पे सवाल उठ रहा है कि क्या जरूरत थी सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम कराने की? हर स्टेट अपनी अपनी परीक्षा करा रहा था, वो तो चले गए। मैं पूछने वाला था, वो मैंने उनको नहीं हटाया है, राज कपूर आपने हटाया, वो खुद गए। तो सवाल ये उठता है ना कि भाई आपसे जनता के टैक्स से सरकारें चल रही हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के पैसे से नहीं चल रही है कि भारतीय जनता मोदी जी, योगी जी किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और उससे पैसा लेके आके काम कर रहे हैं। भैया टैक्स दे रही जनता 140 करोड़, वो तो जवाब पूछेगी।
वो तो जवाब पूछेगी। वो 2000 छात्र कल निकले थे। पहले तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो 2 करोड़ सब्सक्राइबर, 2 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं कांग्रेस जनता पार्टी। उसमें किसी ने कह दिया कि 49% तो पाकिस्तानी। मैं अभिजीत ढिमके की राजनीति से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने डाटा दे दिया इंस्टाग्राम पर कि 2 करोड़ में 94% फॉलोअर भारत के हैं। और कल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल, 22 साल, 17 साल के लड़के टीवी कैमरे बोले हैं कि मैं कॉकरोच हूं। कल भी ये बात कही थी अवनीश विद्यार्थी ने, इसी मंच पे कही थी कि हम सवाल पूछेंगे तो आप हमको देशद्रोही बता दोगे। भाई हम तो ये पूछने के लिए हम तो ये समझना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। हमीरपुर में पुल गिरा, राज कपूर जी कितने चैनलों खबर चल रही है। निर्माणाधीन पुल ही गिरा, कितने चैनलों खबर चल रही है? कहीं नहीं चल रही है। 6 लोगों की जान चली गई बेगुनाहों की। और खुद योगी जी अपने विभाग के अधिकारियों से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने जांच का आदेश दिया। कल मैंने योगी जी के इस कदम की तारीफ की है एक डिबेट में दूसरे चैनल पे कि योगी जी ने यह काम अच्छा किया कि अधिकारियों के बहकावे में नहीं आए, उन्होंने जांच की रिपोर्ट जो जांच करने को कहा। और कल ही यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने अपने एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड भी किया। अगर आंधी तूफान की वजह से स्लैब गिरा तो सवाल ये उठता है कि यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने अपने असिस्टेंट इंजीनियर को क्यों सस्पेंड किया। और योगी जी ने खुद यूपी स्टेट जैसा मीडियम बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता, ये बताया जा रहा है कि उनके आदेश पर यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो है वहां गए थे कल, एमडी। क्यों? पहले क्या बताया गया कि आंधी तूफान की वजह से स्लैब गिरा। बाद में पता चला कि 3 दिन से जो डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट थे वो गए ही नहीं थे प्रोजेक्ट साइट पे, उन्होंने ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया। ठेकेदार में पता चला कि इनका नाम फलाने है और ये दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के भाई हैं। भाई आप तो सवाल उठेगा ही ना जब पब्लिक डोमेन में चीजें आएंगी। अगर ये अखिलेश यादव की सरकार होती, ठेका किसी यादव के पास होता और वो यादव गाजीपुर, हमीरपुर या हो सकता कानपुर के किसी यादव नेता या विधायक का रिश्तेदार तो कितना तांडव कर रही थी ये मीडिया आज। हमने तो देखा है 2012 से 17 का दौर। अब कोई नहीं पूछेगा। अरे साहब ये बताइए कि गाजीपुर के आलोक राय का बयान पढ़ा आपने? जवाब दे दिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं माफी के साथ पूछना चाहता हूँ, आप भूल गए 2012 से 17 के बीच में जब भी कोई दुखद समाचार न्यूज चैनल पे आता था तो अखिलेश जी की मुख्यमंत्री के तौर पे फोटो लिखी होती थी और यादव राज लिखा होता था और उसमें खून, चाकू, कट्टा, तमंचा सबकी फोटो होती थी कि नहीं? जंगल राज भी लिखा रहता था यूपी में। जंगल राज में जंगल राज के साथ यादव राज लिखा रहता था, बताने के लिए कि एक जाति का सब कुछ है और एक ही आदमी जिम्मेवार है जिसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी। पिछले 9.5 साल में उसी मीडिया में किसी की हैसियत है कि इस तरीके से लिख सके मुख्यमंत्री का फोटो लगा के? और आप वो लोहिया पद क्यों भूल जाते हैं जहां पे एक समाचार ने फ्लैक्स बोर्ड लगा के सड़कों पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया था और पिछड़े नेताओं और दलित नेताओं के खिलाफ कैसे गंदे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था चुनाव के दौर में? आज की तारीख में उसी समाचार को मैं खुली चुनौती देता हूं, उसकी हैसियत हो तो लोहिया पद पे एक बोर्ड लगा के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। क्या है ये? बिके हुए लोग, बिके हुए चेहरे, जिनकी कलम बिकी हुई है, दबी हुई है, उनके पास आप जाएंगे तो भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता दहाड़ दहाड़ के जवाब देते हैं। लेकिन आप इनसे अगर स्पष्ट और सही सवाल पूछेंगे और सही जवाब की अपेक्षा करेंगे तो ये नारी वंदन शुरू कर देते हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने नारी वंदन के लिए शब्दों का उपयोग किया है उसको इसी तरीके से यूट्यूब पे जाने दीजिएगा,
इतना जरूर है कि मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके ऐसे नेताओं के, माताओं के चरणों पर मेरा चरणागत होकर के प्रणाम ये जरूर पहुंचा दीजिएगा। हम अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। कोई भी सरकार में हो, उसको कठिन सवालों का जवाब देने के लिए मौलिक रूप से तैयार होना चाहिए, और जवाबदेही ही तय करती है कि आप सही दिशा में काम करें। यही काम विपक्ष का है और यही काम पत्रकारिता जगत का है। 4 खंबे का देश है, एक खंबे पे नहीं चलेगा। और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो जनता के बीच में बिल्कुल सही स्पष्ट संदेश जाने दीजिए और फैसला जनता को करने दीजिए कि किसका नारी वंदन सही है, कौन सा नारी वंदन असली नारी वंदन है। नारियों को तय करने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा सामने। हम तो बस जनता से यही अपील करेंगे कि ऐसी चर्चाओं को अधिक से अधिक देखें ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। बदलते समाज में हमें बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहिए, बहुत ही बोनहोमी से काम करने वाले प्रोग्रेसिव लोग चाहिए। नौजवानों के लिए हमें रोजगार और विकास के रास्ते तैयार करने हैं। जो धार्मिक उन्माद और बिखराव की राजनीति करते हैं, उनसे जब आप कठिन सवाल पूछते हैं तो वो कपड़े फाड़ने लगते हैं, भाषा में अभद्रता ले आते हैं, कैमरे बंद करके भाग जाते हैं, क्योंकि इनका चाल, चरित्र और चेहरा पूरी जनता के सामने उजागर हो जाता है। और मैं कम से कम आज ऐसे घटनाक्रम से बहुत प्रसन्न नहीं हूं, लेकिन संतुष्ट जरूर हूं कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता ने अगर अपने चेहरे पे कोई मेकअप कर रखा था, अगर उसको पोंछने में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि कम से कम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाने में आज की तारीख में मेरा भी कुछ योगदान हुआ। जी पाठक जी, क्या बोलूं, आज मैंने बताया ना केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा है, उसमें भी सर्वर डाउन था। वो भी सुना कि 9 बजे की परीक्षा 11:30 बजे से शुरू हुई है। मतलब, और एनटीए तो तमाशा बन गया, तमाशा। एनटीए की वजह से नीट का भी पेपर लीक हुआ है। अभी तो सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, तो कई दिनों तक चलता है। तो किसमें बच्चों को पहले अपने सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, उसका अलग देना पड़ता है। बच्चा जो है घर से निकले 9 बजे की तैयारी करके निकलेगा, उसका 2.5 घंटे पेपर डिले हो जाएगा। सुबह के समय बहुत से बच्चे बिना कुछ खाए पिए चले जाते हैं कि चलो यार 7 बजे से होगा, 8 बजे से होगा, 2 घंटे का पेपर दे के 10 बजे बाहर आ जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर भाई साहब इतने दूर होते हैं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। पूरी परीक्षा कंप्यूटर्स पे होती है। शहरों से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर सेंटर होते हैं और आसपास कुछ नहीं होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया। मेरा बेटा जब एग्जाम दे रहा था तो एक भाजपा के एमएलसी है, उनके कॉलेज पे सेंटर पड़ा था। अब वो इतना अंदर जाके था कि वहां कुछ था ही नहीं। अब उस पे सवाल उठा दीजिए तो भाई आप देशद्रोही पत्रकार हैं। चलिए शरद जी, बहुत लंबी डिबेट हो गई। अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम फिर भाजपा प्रवक्ता को बुलाते कोशिश करेंगे कि वो जुड़े, लेकिन अगर वो असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो यूट्यूब इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक निवेदन है पाठक जी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके पटल पे नहीं आता है तो एक विंडो एक्स्ट्रा रखिए और उस पे काली पट्टी में सफेद से लिख दीजिए, क्योंकि ये विंडो खाली है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं। और वो विंडो ओपन रखिए स्ट्रीम यार्ड पे आप। और मैं आपसे हम तो सोचे कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों रहे, दोनों की बात जाए, जनता निर्णय करेगी। हमारे सवाल पूछने, आपके जवाब देने से थोड़ी जनता अपने विवेक से निर्णय लेगी कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। और एक काम और करिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी से लिखित में निवेदन कीजिए कि आपकी डिबेट्स के लिए प्रवक्ता दें, और ये लेटर भी उस पे लगाइए विंडो पे कि हम मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, वो सवालों से भाग रहे हैं, दीजिए इसको।
और जो माँ के लिए नारी वंदन किया है उसको जरूर सार्वजनिक रूप से, शॉर्ट से और सब जगह जनता के बीच लेके जाइएगा। लोगों को असली चेहरा पता चलना चाहिए भाजपा में। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सबको अब ये जनता के सामने पूरी तरह से खुल के सामने आ गया सर। आप फैसला लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। आपका काम जनता को बताना है, पूरी बात दिखाना है। फैसला जनता को लेने दीजिए। बहन बेटियों की कितनी इज्जत बख्शी जा रही है, सब देखा जा रहा है सर। तो जो लाइव किया तो जनता ने देखा है, उसमें कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है सर। चलिए सर, शरण जी आपका भी धन्यवाद, बड़ी संख्या में जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राज कपूर जी आपका भी धन्यवाद।